ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आ गया आप लोग के इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिसमें से आपका मैक्सिमम चांसेस है कि 25 नंबर जो है 25 मार्क्स फंस जाए। क्योंकि देखिए टोटल पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, 100 मार्क्स का। उस 100 मार्क्स में से आपका 25 मार्क्स यानी 1/4 जो है यही क्वेश्चन है। ठीक है, इन 10 क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो 25 मार्क्स कम से कम फंसने के चांसेस है। इसलिए इस क्वेश्चन को जो है इग्नोर नहीं किया जाता, अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। हम क्वेश्चन हिंदी में लिखे हैं, आपको हिंदी में भी समझाएंगे ये क्वेश्चन क्या है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज याद करना है। साथ ही साथ जो है इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी बताएंगे उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश में क्वेश्चन का डिमांड करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम का चैनल तो आपको मिल जा रहा है ज्ञान आश्रम, लेकिन यूपी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात हम करते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए, वास्तविक अर्थशास्त्र तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आपको जानना है कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है इसको आपको समझना है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स या डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसी के साथ साथ जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांसेस है 90% के आसपास चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको या तो वेरी शॉर्ट या तो लॉन्ग, इनमें फंसेंगे ही फंसेंगे, इसलिए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन जो बताया जा रहा है सबको अच्छे तरीके से जो है याद करना है। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों में जो आपको डिफरेंस जो है पढ़ना है, याद करना है। और साथ ही साथ इन दोनों का मीनिंग भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमने पेपर कैसे सॉल्व करना है उसमें पहले भी बताया है। और जो है 6 तारीख के रात में फिर भी हम बताएंगे आपको कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। उसमें समझाया जाएगा कि कभी भी डिफरेंस अगर शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है तो आपको डायरेक्ट लाइन खींच के डिफरेंस नहीं बताना है, बल्कि क्या करना होता है, आपको जो है उनका पहले मीनिंग बताना रहता है, यानी उसकी परिभाषा या आशय बताना होता है, और उसके बाद जाके उसके डिफरेंस को जो है पूरा का पूरा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात बोला जाए व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या आशय है, यानी मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और उसके बाद इसकी विशेषता और महत्व, यानी आपको जो है इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस को जो है याद कर लेना है, पॉइंट वाइज पूरा पूरा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन रख लिया गया, बाई चांस आ जाए। ठीक है, फिर आता है अधिमान वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन बिंदु कैसे निर्धारित होता है। ये क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन में आपको दिया, लेकिन अपने आप में ये 3 क्वेश्चन है। आपको जो है केवल और केवल अधिमान वक्र विश्लेषण नहीं पढ़ लेना है, बल्कि आपको जो है पहले इंडिफरेंस कर्व को जानना अच्छे तरीके से, यानी अधिमान वक्र जो है आपको, जिसको उदासीनता वक्र और तटस्थता वक्र भी कहते हैं, हिंदी में 3 नाम है। ठीक है, इन पूरे के पूरे वक्र को डिटेल से पढ़ लेना है, उनके जो है डायग्राम के साथ। ठीक है, उसका डायग्राम, उसका जो ग्राफ बनेगा उसको भी जो है पूरा पूरा देख लेना है। और उसी के साथ साथ आपको प्राइस लाइन जो है, जिसको बजट लाइन भी कहते हैं, कीमत रेखा या बजट रेखा, उसको भी आपको डिटेल से पढ़ लेना है। हम पढ़ाए हैं, मैराथन में भी पढ़ाए, इस भी पढ़ाए, उसको आपको डिटेल से पढ़ लेना है। और उसके बाद जो है आपको ये पढ़ना है कि अधिमान वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता संतुलन बिंदु कैसे निर्धारित होता है। इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपको जो है क्या पता करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये वाला टॉपिक आपके बुक में पड़ेगा। इसको जो है आपको डिटेल से जो है पढ़ लेना, समझ लेना है। और इसी के साथ साथ आपको बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, इसको भी डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो मांग के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए तथा मांग फलन का वर्णन कीजिए। ये बात है कि मांग के निर्धारक कौन है, मांग फलन क्या कहलाता है। ठीक है, ये जानना है। यानी अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो डिटरमिनेंट्स ऑफ जो है डिमांड, ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, और उसके साथ साथ जो है उसका डिमांड फंक्शन, इन दोनों के जो है मीनिंग आपको जान लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लिया। डिमांड फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, आपका जो है एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा जो है आपका मार्केट डिमांड फंक्शन। उसी तरह आपको इसमें पढ़ लेना अच्छे तरीके से डिटेल से। फिर आता है मांग के नियम की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन देखने में जितना छोटा उतना ही बड़ा है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड का जो है, मांग के नियम, लॉ ऑफ डिमांड, इसका विस्तृत व्याख्या करने के बोला, यानी ब्रीफली जो है इसको डिफाइन करना है। अब इसमें आपको क्या क्या बताना है, इसमें आपको जो है इसका एजम्पशंस, इसके जो है आपका जो है एजम्पशंस बता देना है। और इसके बाद जो है, मतलब अगर हिंदी में पहले बोलते हैं उसके बाद बताते हैं, अगर इसमें जो है इसका अपवाद बता लेना है, इसकी मान्यताएं बता लेना है, और इसके जो है आपके प्रभाव बता देना है, ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन दे देना है। मतलब ओवरऑल बता दिया है तो आपको जो है पूरी तरह से एजम्पशन के साथ जो है और उसका जो है ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करके उसको पूरा अच्छे तरीके से समझ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो ये बात आपका आता है। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको मतलब डिटेल से पढ़ लेना है, पूरा ग्राफ व्राफ के साथ। ये नहीं कि केवल लॉ ऑफ डिमांड क्या है, केवल मीनिंग पढ़ लिया हो गया काम, नहीं, आपको जो है उसको पूरा चीजों को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बात आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका चांसेस 100% है कि ये आएगा, इसलिए आपको जो है लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड जितना चीज है उसको अच्छे तरीके से जानिएगा। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में, बात क्लियर है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में, ये भी 100% है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है मैक्सिमम चांसेस है कि आपका आए। ठीक है, वो क्या है, वो आता है कि प्रतिस्थापक तथा पूरक वस्तुओं पर कीमत प्रभाव को रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। मतलब क्या करना है आपको, जो है कीमत प्रभाव यानी जो है प्राइस इफेक्ट, और किस पे, प्राइस इफेक्ट ऑन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर जो है आपको प्राइस इफेक्ट को जो है किसके थ्रू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए जो है पूरा डिटेल कर देना है। आपको ये जो है रेखा चित्रों के द्वारा दर्शाना है। ठीक है,
इसी लाइन इन्हीं दोनों क्वेश्चन में अगर एक और बात बोला जाए, इस क्वेश्चन को आपको ये भी बोला जाएगा, सामान्य वस्तु तथा घटिया वस्तु पर आय प्रभाव को रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए, यानी इनकम इफेक्ट। ठीक है, इनकम इफेक्ट ऑन नॉर्मल गुड्स या जनरल गुड्स भी बोल सकते हैं, और घटिया यानी गिवन गुड्स। ठीक है, इसकी बात होता है तो इन दोनों गुड्स पे जो है आपको इनकम इफेक्ट को है जो है बताना है, वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए, यानी ग्राफ के जरिए पूरा का पूरा डिटेल करना है। आप जानेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है, और मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व बोला जाता है, और आपका जो है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, ये दोनों नाम से जो है इस टॉपिक को इंग्लिश में पढ़ा जाता है, तो इन दोनों को भी आप अच्छे तरीके से जो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात क्लियर है। और इसके बाद अगर हम किया जाए तो इसी क्वेश्चन में इसको हम लोग इस तरह भी बोला जाता है, प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व और इनकम इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, इसी दोनों क्वेश्चन को इस नाम से भी पढ़ा जाता है। तो डिटेल है, आपको अच्छे तरीके से इन दोनों बारे में पढ़ लेना है। हमने जो है मैराथन में इस चीजों को पढ़ाया है, बाकी पहले के क्लास में सारी चीज हो चुकी है, बस ये बात है कि हिंदी में पढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट बात आता है कि मांग की लोच से क्या असर है, इसके प्रकार बताइए, मांग की लोच के प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। ठीक है, यानी आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक चीज हमने क्वेश्चन में छोड़ा है, हिंदी वाले भी समझ लीजिएगा कि मांग की लोच की श्रेणियां भी बताना है, 5 श्रेणी होते हैं जिसको डिग्रीज इंग्लिश में कहा जाएगा, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ भी पढ़ना है, टाइप्स में 3 टाइप्स होते हैं, उसको पढ़ना है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए, यानी क्या है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये आपको जानना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है इफेक्ट डालते हैं, ये आपको जान लेना है। फिर उसके बाद जो है मांग की लोच को मापने की विधियों को विस्तार से बताइए। इसमें आपको जो है 3 विधि मिलेगा, इन तीनों विधियों में से एक विधि जो है क्वेश्चन में आने के मैक्सिमम चांसेस 90% के आसपास उसके भी चांसेस है कि कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो शॉर्ट में है। अगर ये पूरा क्वेश्चन है तो लॉन्ग में आएगा, तीनों पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा, अगर एक पूछेगा तो शॉर्ट में पूछेगा। ठीक है, तो इसके भी आने के मैक्सिमम चांसेस है। तो आपको मेजरमेंट ऑफ जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस क्वेश्चन को भी जो है आपको तैयार कर लेना है। तो ये हो गया आपका टॉप 10 क्वेश्चन, जिसमें से मैक्सिमम चांसेस है आपका जो है 25 नंबर फंस जाएगा, क्योंकि ये 2 चैप्टर का पूरा डिटेल क्वेश्चन है। इस इतने क्वेश्चन में आपका पूरा 2 चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो बस आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे, बुक में सारे आंसर मिलेंगे, हमसे मत पूछेगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि हम आपको पढ़ा दें और आप उसको पढ़ लें, क्योंकि अभी हम भी बिजी हैं, हमारे पास भी टाइम नहीं कि हम जो है पढ़ा सके और वीडियोस बना सकें। इसीलिए जो है हमने जो है मैराथन क्लास को बंद कर दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं हो पा रहा है, हमको वीडियोस बनाना है, बाकी भी ऑफलाइन चीजों के लिए बहुत सा काम करना है, ऑनलाइन चीजों को नया सेटअप डालने के लिए बहुत सा काम करना है। इसलिए जो है बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से जो हम वीडियोस पे काम अभी नहीं कर रहे हैं, केवल आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता दिया ताकि हमारा आपका कनेक्शन बना रहे और आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूरा याद करके जो है बढ़िया से नंबर दे सके, क्योंकि हमें आपको हम छोड़ नहीं सकते। इस समय आपको इंपॉर्टेंट कम से कम देंगे तो आप कम से कम उसको याद करके जो है एग्जाम में जाएगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के जो है एग्जाम को बहुत ही अच्छा करेंगे, और अब की बार 90 पार हम लोग का संकल्प जो है आप लोग जरूर पूरा करेंगे। बस इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले टॉप 10 के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और इस वीडियो को सबको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जो है अपना चीजों को याद कर सकें। थैंक यू, बाय, जय हिंद।